तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास भाई, विकास गुप्ता इनका पूरा नाम है, और ये AGMUT कैडर के मेरे बैचमेट हैं। ठीक है, तो IPS इनको भी अलॉट हुई है सर्विस, और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी मीडियम से हैं ये। इनका PSIR ऑप्शनल था। ठीक है, तो PSIR ऑप्शनल था और इनका ये चौथा प्रयास था। पहला इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू और पहला मेंस। नहीं, मेंस हर बार दिया। 4 बार इनका मेंस था, पहला इंटरव्यू था और पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन इनका हुआ था। ठीक है, तो ये इनकी जर्नी रही है यूपीएससी की। लेकिन यूपीएससी के जर्नी में बहुत सारी चीजें रही हैं जो कि हम लोग, मेरे जैसा या आप जैसा हो सकता है व्यक्ति रहना, तो एक बार को होपलेस हो जाए कि भाई छोड़ो तैयारी वारी, घर चलते वापस। हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है। तो आपका बोर्ड कौन सा था, पढ़ाई का मीडियम? मध्य प्रदेश बोर्ड था। वो भी जो लोकल बोर्ड होता है, लोकल बोर्ड था। स्टेट यूनिवर्सिटी से थे? कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ना, मतलब उसी इलाके में पड़ता है, क्योंकि हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सबको पता होती है। तो उसी मतलब सागर में ही है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहां से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो IIT फेल हो चुका था, IIT भी दिया था। तो ऐसा भी नहीं कि IITian है एकदम, मतलब तोप है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के। बहुत बहुत बड़ी बात है, आप समझिएगा। फिर बहुत बड़ा सपना भी नहीं है, ये भी नहीं है कि भैया हमको सीधे प्रधानमंत्री जी बनना है, ऐसा भी सपना नहीं है। सपना था पटवारी बनने का। तो इनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी सुबह, तो ये कह रहे थे पटवारी का एग्जाम दिए, पटवारी के एग्जाम में फेल हो गए, है ना। वो तो शायरी बड़ी वायरल होती है। ठीक है, खैर वो शायरी में नहीं बोलूंगा, क्योंकि तो सबसे बड़ी बात है कि पटवारी का एग्जाम में फेल हुआ व्यक्ति, सोचना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल है। घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये हर बार 4 बार मेंस दिए हैं। यूपीपीसीएस का मेंस कितनी बार दिए? 2 बार यूपीपीएससी, 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस दिए। और कोई? एमपी 2 बार एमपीपीएससी का मेंस, 2 बार एमपीपीसीएस का मेंस। और हाँ, ये टोटल ये मैं अब 8 मेंस। ठीक है, 8 मेंस एक व्यक्ति लिख रहा है। अब देख रहे कितना लॉन्ग टर्म एफर्ट दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एफर्ट दे रहा है। तो सफलता कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पैदाइशी लेके पैदा हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जो व्यक्ति आलोचना कर रहे थे, तो मैं ये बात बोलता हूं कि भाई मैं पैदा होके IIT में नहीं चला गया था। उसके लिए यही हिंदी बैकग्राउंड, वही धक्के खाता हुआ व्यक्ति आगे निकल रहा है, उसमें लड़ाई करके किसी तरह से अपनी स्पेस बना रहा है, तब वो IIT में जा रहा है। तो विकास भाई आपके पास सबसे मतलब बड़ा एक प्रूफ है कि देखो भाई, तुम अगर हिम्मत रख रहे हो, तो कई बार ऐसा था कि यार तुम पटवारी लायक नहीं हो, आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप फेल हो गए मान लीजिए, या आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप फेल हो गए, तो आप यूपीपीसीएस लायक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी लायक भी नहीं है। तो दोनों चीजें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मेरा खुद 2022 में यूपीपीसीएस में नहीं हुआ सिलेक्शन फाइनली। अच्छा, इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन नहीं हुआ यूपीएससी। वो वही चीज है कि ऐसे ही होता है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था 15 फरवरी को, उसके पहले ही जस्ट एक वीक पहले एमपीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का रिजल्ट आया था, मेंस का। दोनों में इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, तो वो अपने आप में एक और टेंशन हो गई थी कि यार फिर से फेल हो गए हैं। तो अब ये मतलब एक मात्र इंटरव्यू है जो सिलेक्शन दिला सकता है, और अल्टीमेटली हालांकि वो भी गया। हो गया। तो दो सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हम विकास भाई से ही बात करेंगे, अब इनको ही बोलने देते हैं, नहीं तो मेरी बुलक्कड़ वाली आदत, ठीक है, वो जाती नहीं है। ठीक है, तो विकास भाई थोड़ा सा जर्नी बताइए। तो जर्नी में भी ये कि जैसे कहाँ से स्टार्ट किए, और सबसे पहले किसके शरण में गए कि भैया हमको तैयारी स्टार्ट करनी है, हम कैसे करें। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सिविल सर्विसेज की, तो कभी ना कभी आप भी ऐसे रहे होंगे। हाँ, स्टार्टिंग ऐसी होती है, यूपीएससी का आइडिया ही नहीं है, स्टार्टिंग ऐसी होती है। तो वो आइडिया के बाद का जर्नी क्या था? वो शुरुआत वही होती है कि कॉलेज टाइम में यूपीएससी नाम सुना था। उसके पहले तो चूंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जनरली हमको पता नहीं होता कि है ना कि डीएम बनते कैसे। पता होता है कि अधिकारी होता है, कलेक्टर के बारे में पता सबको होता है, बट कैसे प्रोसीजर होता है यूपी बिहार के लोगों को तो पता होता है, बट एमपी में बहुत ऐसा कल्चर नहीं है सिविल सर्विसेज का उतना ज्यादा। और अभी बढ़ा है, बट पहले तो नहीं था। तो उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे थोड़ा एक पता चला था कि यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है। एंड जो इंजीनियरिंग है वो उस क्वालिटी की अपने यहाँ अपने देश में वैसे भी नहीं है कि उसमें करियर ज़्यादा अच्छा बन पाए। तो वो समझ में आ गया था, खुद का भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने ये समझ लिया था कि भाई इसमें तो होने से रहा। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये सब का पता चला, और उसमें पटवारी भी उसी टाइम पे वैकेंसी आने वाली थी। तो लगा कि यार पटवारी सबसे ईजी एग्जाम लग रहा है कि हाँ यार, अगर मैं करना चाहूँ तो सबसे पहले उसी को क्रैक करना चाहिए, शायद अगर उसमें सिलेक्शन हो जाए, फिर बाद में मैं हो सकता है कि आगे का भी सोचूं।
तो कॉलेज जो खत्म हुआ था मेरा 17 में, तो उसके बाद वही पटवारी सबसे पहले दिया और वो किस्मत से फेल हो गया। तो किस्मत से तो वो अच्छी बढ़िया चीज थी। हुआ। वो बाद में रियलाइज होता है ना कि कितनी अच्छी चीज थी, क्योंकि अगर वो हो जाता तो यार किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और या तो आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली अच्छा हो कि आप छुट्टी ले लो, बट पटवारी वगैरह में ये होता है कि हम सोचते हैं कि भाई उसी में अब लग जाएं, और वो फिर पढ़ाई का टाइम मिलता भी नहीं है किसी को। तो वो मैं फेल हो गया। उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस दिया, तो प्रीलिम्स दिया, वो भी फेल हो गया, क्योंकि सेल्फ स्टडी चली रही थी। तो वो मतलब उस टाइम पे मुझे लगा, पता नहीं कैसे, एक इंट्यूशन होता है, मैं इंट्यूशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंट्यूशन ना खुद से आता है, वो नेचुरल कई बार ना कॉलिंग होती है, कि मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं यार, शायद मैं, उसके पहले जेई वगैरह भी फेल हो चुका था, है ना। तो मुझे लगा कि यार बड़ा करने के लिए अब ये यूपीएससी एकमात्र चीज बची है जो वाकई में जिसके माध्यम से मैं वो सक्सेस, वो डिग्निटी पा सकता हूँ, जिसके माध्यम से मैं खुद को एक, खुद की नजरों में जो है वो आगे बढ़ा हुआ समझूं खुद को, है ना। तो फिर मैंने दिल्ली आ गया था। फिर मैं जून 2018 में मैं आया था दिल्ली। 1 साल मैंने कोचिंग वगैरह की थी, और उसके बाद फिर कोविड आ गया था 20 में, है ना। तो फिर कोविड के टाइम पे मुझे घर जाना पड़ गया था। उसके पहले चूंकि प्रीलिम्स पहली बार दिया था मैंने, प्रीलिम्स में पहली बार ही मेरा जो था वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हिंदी मीडियम में। क्योंकि ऐसा है कि जब मैं 5 जून 2018 को मैं आया था दिल्ली, है ना, और 15-20 दिन तक मैं केवल इसलिए परेशान था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हिंदी मीडियम से तैयारी करनी है कि इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि हमको पता यही होता है ना कि सिलेक्शन केवल इंग्लिश मीडियम से हो रहा है ना। जबकि हम पढ़े हिंदी मीडियम से हैं, तो समझ में हमको सब कुछ हिंदी में आना है, इंग्लिश में हमको वैसे ही समझ में नहीं आना है। बट अगर हम करियर के बारे में सोचेंगे तो हम फुल प्रूफ प्लानिंग करेंगे, हमको यही लग रहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो वो उसमें बहुत परेशान रहा मैं। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, चलो हिंदी मीडियम से ही करेंगे। और हिंदी मीडियम में क्या होता है कि हिंदी मीडियम में हम सबसे ज़्यादा जो बर्डन माना जाता था या जो प्रॉब्लम मानी जाती थी वो यही थी कि प्रीलिम्स जो है वो नहीं होता है हिंदी मीडियम में। तो वही सबसे बड़ा डर था कि क्या कभी मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा। बट आज मैं देखता हूँ मुड़ के, तो मतलब मेरे सब प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हुए हैं। जो मैंने 8 मेंस या 8 मेंस तो मैंने बताए हैं भाई को कि जो मैंने लिखे हैं। 4-5 ऐसे मेंस है जो मैंने लिखे नहीं थे, क्योंकि फॉरेस्ट का यूपीएससी का मेंस लिख नहीं सकते, वो इंग्लिश में आता है ना। तो वो भी मेरा क्लियर हुआ था, बट लिख नहीं प्रीलिम्स में सकते। नंबर इतने हाँ तगड़े आ ज्यादा जाते थे, हैं। तो फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर था, बट चूंकि वो इंग्लिश में होता है फॉरेस्ट का, तो वो लिखा नहीं था। एमपीपीएससी के भी साथ यही हुआ था। तो ये होता है कि ना, जब मैंने एक स्टीव जॉब्स की एक लाइन पढ़ी थी कि जब आप आगे जो आप जीवन में डिसीजंस लेते हो ना, वो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत। मतलब एक लिमिटेड रूप में तो आपको प्रोज एंड कॉन्स जो है वो डेलिब्रेट करने ही होते हैं, बट अल्टीमेटली ना आप फ्यूचर में जाके समझ पाते हो कि जो आपने जो डिसीजन लिए थे वो सही थे या नहीं थे, वो बाद में समझ में आता है। तो वो चीज़ मेरे मामले में अच्छी हुई कि हाँ, मुझे लगा कि जो मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का डिसीजन लिया, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में तैयारी करने का डिसीजन लिया, अपने आप में वो बड़ी बात थी कि हिंदी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो डिसीजन जो है वो धीरे धीरे सही हुए। और फेलियर्स तो वो चीज़ अब समझ में आई गई है कि फेलियर्स जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो हमेशा चलना ही है ना। और जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ, हर बार मेंस फेल होने के बाद केवल एक इंटरव्यू कॉल, वो भी यूपीएससी का, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। मतलब एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्योंकि मेंस तो मैं सब फेल हो ही चुका हूँ, है ना। और उसमें फिर मैं आईपीएस के पद पर चयनित होता हूँ, तो वो सपने से भी बढ़ के जो बात होती है ना, वो है। अभी भी कई बार लगता है मुझे जैसे सपना ही चल रहा है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आज आप जहाँ पर बैठे हो, मैं भी पहले बैठा हूँ वहाँ पे, कई बार बैठा हूँ, तो वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचना, गौरव भाई या और भी बहुत लोग जिनसे जब मैं मिलता हूँ तो कभी कभी लगता है यार कि हाँ यार, सपने से बढ़ के चीज मिल गई है, कि अब हाँ लगता है कि हाँ हो गया, अब हो गया, अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जैसे आईआईटी से हैं, आईआईटी मेरे लिए एक सपना था, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मतलब फेल हुआ था मैं, है ना। आईआईटी के लिए भी, जेईई एडवांस के लिए भी आपको एक और पेपर क्वालिफाई करना होता और है। आईआईटी दिल्ली में अभी भाई साहब और अभी सेमिनार दे के आए हैं, वहां पे गेस्ट के रूप में अभी मुझे बुलाया गया था क्या आईआईटी बहुत दिल्ली बढ़िया, में। मतलब तो
तो लाइफ ऐसा होता है कि ना आप हर चीज सोच नहीं सकते, आपका काम है मेहनत करना। वो जो गीता की बात है ना, वो वाकई में सच्चाई है कि आपको वाकई में अपने कर्तव्य पे फोकस करना पड़ेगा। फल की तो चिंता तो हमेशा होगी, बट उसको कम किया जा सकता है, ये मैंने समझ लिया है। क्योंकि एमपीपीएससी जो स्टेट पीसीएस है मेरा, क्योंकि मैं एमपी से हूं, तो एमपीपीएससी का मैंने दिया था, तो उसका एक बार जब मैं मेंस फेल हुआ था तो वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे लगा था कि यार मैं यूपीएससी के 2 मेंस लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ क्यों तो फेलियर फिर मैं यहाँ कैसे फेल हो सकता हूँ। और उसके एक हफ्ते बाद फिर से यूपीएससी का मेंस था, तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मैं मेंस ही नहीं लिखता हूँ तो उससे ये रहेगा कि मैं फेल नहीं होऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे एक दोस्त ने बोल दिया था कि यार जब तुझे मेंस निकालना ही नहीं है तो तू प्री क्यों क्लियर करता है। मतलब भाई तू बाकी लोगों की सीट खा लेता है, हो सकता है तेरी जगह कोई और मेंस क्वालिफाई करे तो वो इंटरव्यू दे, सिलेक्शन ले। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बट उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा जब गीता वगैरह पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मेरा काम है मेहनत करना। मैंने मेहनत की तभी तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ ना। पढ़ी है चीजों को ना, बिना पढ़े तो थोड़ा ना हो गया। वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और एक सैचुरेशन लेवल होता है, अगर आप उस लेवल पे मेहनत कर जाते हो। जब चूंकि जो 2022 का जैसे मेरा जो अटेम्प्ट था, वो मैं मानता हूँ कि मैंने वाकई में अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत उस 3 महीने में की थी। उस टाइम पे जो चूंकि मैं इंदौर में था, तो इंदौर में जो अभी भी जो दोस्त यार मिलते हैं जो उस टाइम पे तैयारी के टाइम पे मुझे देखते थे, तो वो चेहरे से बताते थे कि हाँ यार बैंड बजी हुई थी चेहरे की, आंखों में हाँ, कालियां पड़ जा रही क्योंकि है। वो स्माइल आ ही नहीं रही है। क्योंकि आपके बहुत ज्यादा प्रेशर है कि यार 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल्ड हो, है ना। और यूपीएससी में 4-5 साल चुटकियों में चले जाते हैं, और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता हमको कि हमको कोई प्री एम्प्लॉयमेंट निकला हुआ है, प्री निकला हुआ है, मेंस मैं दिया हुआ है, हाँ, खुद कोई को मानता जरूर भी नहीं है बाद कोई में। नहीं मानता। खुद को आप सेट वो दे सकते हो कि नहीं यार मैंने प्री क्वालिफाई किया, बट दूसरे को तुम क्या जबरदस्ती थोड़ी बता दोगे कि यार सुन तू मैंने प्री क्वालिफाई किया है ना। तो उस टाइम पे लेकिन जब मैंने वो मेहनत की उतना ज्यादा, तो उसके बाद फल भी मिला। और मैं 2-4 लोगों से अभी बाद में भी मिला, मैं जिनसे जो सिलेक्टेड से 2022 पे, तो उनके साथ भी उनकी जो स्टोरी थी खासकर 3 महीने की, वो उनकी भी वही थी कि 3 महीने सबने बहुत जोर के मेहनत की है। और मेहनत के बाद देखो, लेकिन वही चीज है ना जो लाइन अभी गौरव भाई ने ना सबसे पहले बोली थी कि पीडीएफ में नाम तो प्योर लक है, प्योर लक, है ना। हमसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है रह गया रह गए हों, और हमसे कम डिजर्विंग रहते हैं, बेवकूफ व्यक्ति टॉप में आ गया रहते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल। मेरे साथ वाला एक व्यक्ति है, मैं भी बहुत सारे वो इंटरव्यू, मतलब मुझे उसकी पर्सनैलिटी काफी पसंद थी। मुझे लगता था कि इसको इंटरव्यू में मुझसे तो ज्यादा ही मिलेंगे। वो सेम बोर्ड में सेम डे मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, उसके मुझसे कम नंबर है, जबकि उसकी पर्सनैलिटी मुझे पता है कि यार मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ इसको नंबर मिलने चाहिए। तो इसको आप केवल मेहनत से जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। लक होता है, बट लक लाने के लिए भी आपको एक लेवल तक मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब मैं कोई ये नहीं कह सकता कि 22 के अटेम्प्ट में मैंने मेहनत नहीं की थी, केवल लक से सिलेक्शन हो गया। Exactly. है ना। मैंने वो लेवल पे जाके वाकई में मैं पिछले जो 3 अटेम्प्ट में मैंने उतनी ज्यादा मेहनत कभी नहीं की थी, और जब मैंने वो किया तो फाइनली सिलेक्शन हुआ। अब सर आपसे कुछ क्विज टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आंसर क्रॉस वाला, कि जैसे प्री की जो आपकी स्ट्रेटजी की प्री हर बार क्वालिफाई हो रहा है और सारे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो प्री का ऐसा क्या है, मतलब क्या खा के जाते हैं दो चीजें उसमें मैं बता रहा हूँ। 2 चीज अभी ना 2-3 और लोगों से बात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले ही। मतलब 2 चीजें बस याद सर घूम के आ रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट, सब 3-4 आईपीएस लोग के साथ नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े तो वो बढ़िया व्यवस्था के साथ घूम के आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए 2 चीजें याद रखो। करंट अफेयर्स कम से कम जितना कम पढ़ सको उतना कम पढ़ो, और टेस्ट जितने ज्यादा लगा सको उतने लगाओ। क्योंकि लोग उल्टा करते हैं, लोग करंट अफेयर 4 कोचिंग का पढ़ रहे हैं, है ना, और टेस्ट कम से कम लगा रहे हैं। जबकि मुझसे कोई कहता है टेस्ट कितने लगाने चाहिए, मैं मिनिमम मैं कहता हूँ तुम एक काम करो, 3 महीने हैं, 90 दिन है, 90 दिन केवल टेस्ट लगाओ। समझ रहे हो, इस लेवल पे इंपॉर्टेंस है टेस्ट की, मुझसे पूछो तो। और मैंने ये किया है, जैसे जब 23 का अटेम्प्ट था, क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट तो आया नहीं था, है ना। 22 का अटेम्प्ट जो था उसका रिजल्ट तो आया नहीं था, तो उस टाइम पे चूंकि एंजाइटी इतनी ज्यादा थी, पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही थी, तो हम लोग 3 दोस्त हैं, है ना, जो ग्रुप में थोड़ा स्टडी कर रहे थे। तो हम तीनों दोस्त केवल आपस में बस टेस्ट देते थे और कंपैरिजन करते थे। और किसी के भी ज्यादा आते हैं तो बुरा तो लगता है कि भाई और एफर्ट करो, क्योंकि हमको पहले क्या लगता था कि 100 नंबर अगर एफएलटी में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त 168 मार्क्स ला रहा है, फिर तुम्हारा 120 भी आएंगे तो तुमको बुरा डिप्रेशन ही होगा,
है ना। ये एक ओपन टेस्ट में मेरी 64 रैंक थी, मतलब पता नहीं कितने हजार लोगों में, तो हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जो मेरे दो दोस्त थे उनकी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक थी, फिर बुरा लग रहा था कि यार मतलब मुझे और मेहनत करनी है। टेस्ट से ये होता है, टेस्ट से आपको आपका लेवल पता चलता है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए तो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को तो थोड़ा और मतलब पढ़ने की जरूरत होती है, बट अगर आप 2-3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हो और आपका नहीं हो रहा है प्री, तो अब आप और क्या रिवाइज कर लोगे, क्या पढ़ लोगे? पॉलिटी में और क्या रिवाइज कर लोगे, इकोनॉमिक्स में क्या रिवाइज कर लोगे? भाई अब टेस्ट दो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ आ रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मेरा ये मेरा अच्छा, कुछ लोग ना ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, जैसे मैं खुद ये बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मेरे साथ ना एक बिलानी और मेरे बड़े भैया हैं, हम लोग ना आपस में टेस्ट वे देते थे। तो हम लोग ये करते थे कि मतलब खूब टेस्ट दे रहे हैं, और ऐसा सीन चलता था, मतलब कई बार ऐसा सीन चलता था कि 10:30 बजे पता चल रहा है कि ये वाला ओपन टेस्ट हो रहा है, और 9:30 बजे से वो स्टार्ट है, और 11:30 पे घड़ी बंद हो जाएगी। हम 10:30 पे देना बैठ जाते थे कि 1 घंटे में सॉल्व कर दो पूरा पेपर। बस यही चीज, ये चीज भागो मत टेस्ट से। जैसे ये कह रहा ना, देखिए बहुत क्लियर घड़ी इन्होंने शॉर्ट बात में अगले 90 दिन का 80 दिन का जो भी बचा उसका प्लान बता दिया कि ढेर सारे पेपर्स करो, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। करंट अफेयर पता नहीं लोग क्यों पढ़ते हैं, मुझे बिल्कुल कितना सेंस नहीं पढ़ते हैं? समझ में आया। हाँ। मतलब बिल्कुल सेंस नहीं है इस चीज का। तुम प्रीलिम्स या मेंस उठा के देखो, तुमको कितने क्वेश्चन दिखते हैं करंट अफेयर के, और उसमें भी करंट अफेयर के प्रीलिम्स के अगर उस यूपीएससी को पूछना है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि तुम 5 सोर्सेज से भी पढ़ लोगे तब भी नहीं बनेगा तुमसे। वो हाथी का बच्चा वाला क्वेश्चन किसी को याद है 2020-21 में आया था कि कितने कुछ हाँ वो कुछ आया था क्वेश्चन। अब जब वो मेरे पेपर का पहला क्वेश्चन था, बुद्धि हिल गई थी उसको देख के मेरी। मैंने कहा अगर पहला क्वेश्चन ये है तो आगे क्या होने वाला है। बट बहुत इजीली वो पेपर मतलब सॉल्व हुआ था। क्यों? क्योंकि वो हाथी के बच्चे से आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने वाला है। कुछ लोग क्या सोचे, वो ज्योग्राफी से आया था, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक के किसी डॉक्यूमेंट्री में था। अब कुछ लोग सोच रहे कि हम पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ लें, यार कोई सेंस नहीं है उस चीज का। करंट अफेयर का मतलब मुझे पर्सनली 0 सेंस लगता है, ना तो प्रीलिम्स में ना तो मेंस में। बाकी और भी टॉपर्स हैं, गौरव भाई भी हैं, उनके अपने इंसाइट्स होंगे। नहीं, मेरा ये इंसाइट मेरा ये है, एक सोर्स ढंग से पढ़ो बस, केवल और केवल। जैसे मैं विजन की मैगजीन छोड़ के मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा। वही चीज मैं सबको बोलता हूँ कि तुम एक फिर सोर्स टेस्ट पढ़ो। लगाओ। हाँ। 0 कहने का मतलब यार कोई बेवकूफ तो है नहीं, हाँ, 0 ही होता है। अब ये तो हाँ, बेवकूफी अगर कोई मेरे कहने से 0 समझ ले, बट 0 इन द सेंस कि जितना हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, उसकी तुलना में तो सच में 0 है। कि भाई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, इंडिया पीआरएस पढ़ लो, पीआईबी पढ़ रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र मैंने मेंस के लिए कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है। 22 के अटेम्प्ट में मैंने योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ी थी 8-9 महीने की। मेरे को नहीं लगता मैंने एक भी फैक्ट उसका यूज कर पाया होगा। क्या मतलब उसका? शुरुआत में योजना कुरुक्षेत्र ले आते थे ऐसे बंडल के बंडल, उसके बाद उसको बंडल का बंडल ही रखा रहता था, तो खरीदना बंद कर दिया। कोई मतलब नहीं है योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने का। GS3 में जो विजन का जो मेंस 365 या पीटी 365 आएगा ना, बस वो मोर देन सब। हम आते हैं इन चीजों पे, आते हैं क्वेश्चन। मुझे मैं एक बार, हम लोग ना 15 मिनट में और बात करूंगा सर से, मैं बात कर लेता हूं, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिएगा। ऐसे बीच बीच में क्या होगा ना, फिर फ्लो टूट जाएगा। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे आपका, इस सर ने ग्रेजुएशन बैकग्राउंड बता दिया था, मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग की है सर ने। सीसैट को लेके डर लगा था कभी प्रीलिम्स में? इंजीनियरिंग को लेके क्लियर था? नहीं, सीसेट को लेके देखो आपको मजेदार चीज मैं बताता हूँ। सीसेट जब पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने, है ना, 2019 से ही टफ है सीसेट। ऐसा नहीं कि 23 में ही टफ था, 19 से ही टफ था। 23 में हालांकि कुछ ज्यादा ही टफ हो गया। तो 19 में क्या हुआ था, थोड़ा पहले कॉन्फिडेंस था मुझे कि यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कर लेंगे अपन। लेकिन जब मैंने टेस्ट लगाने शुरू किए तो 1-2 टेस्ट में तो हवा ही नहीं लग रही मुझे कि यार इसमें मैथ्स कैसे करना है या कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। बट फिर मेरे एक सीनियर थे, उनने मुझे सजेशन दिया कि तुम PYQ सॉल्व करो, अगर तुम्हारा थोड़ा भी एनालिटिकल एबिलिटी है, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली पिछले जो 5 अटेम्प्ट, चूंकि 5वां भी अभी दिया ही है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से बिना ज़्यादा पढ़ाई के हर बार सीसेट क्लियर हुआ है। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा करता हूँ बिकॉज वो ईजी होते हैं, है ना, ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, कुछ गलत होते हैं कुछ सही होते हैं। रीजनिंग के तो करने ही होते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि सही हो जाए। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि मैं मैथ्स करके चला जाऊँगा पास हो जाऊँगा, कि या केवल कॉम्प्रिहेंशन करके चला जाऊँगा पास हो जाऊँगा, तो गारंटी तो नहीं कह सकता, बट 99% चांस है कि आप फेल होगे। इसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास ऑलरेडी। जो व्यक्ति
NIT से पढ़ा हुआ है बट वो CSET फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो केवल मैथ्स पे फोकस कर रहा है। यार यूपीएससी इतना बेवकूफ नहीं है, वो एक सेक्शन को इतना, IIT के लोग फेल हुए हैं 23 का टेस्ट, एग्जैक्टली मेरे बहुत क्योंकि वो मैथ्स का सोच लिए थे कि मैथ्स करके चले जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिए, फेल हो गए। मतलब ऐसा भी नहीं है, कुछ तो पास हुए होंगे, बट जो एक स्ट्रेटेजी कहनी चाहिए वो ये है कि आपको हर सेक्शन करना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो ऑब्वियसली आपका मैथ्स जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक भी क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो होगा ही नहीं, क्लियर नहीं तो नहीं होगा। इसमें एकदम क्लियर, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आप सही करो ना मैथ्स के, 8-10 करो, 5-6 एटलीस्ट 10 ले जाना, 10 लेके जाओ, उसमें 6-7 भी सही करो, 5-6 भी सही करोगे मैथ्स के, वो पॉजिटिव ही रहेगा। रीजनिंग आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो अब जिसका मैथ्स बैकग्राउंड स्ट्रांग है वो मैथ्स बैकग्राउंड करेगा, बट वो कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ नहीं सकता प्रेजेंट में, तो ये श्योर है। 27 क्वेश्चन वहीं से आते हैं, 27 क्वेश्चन या 26 या 27 क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे पिछले साल उन्होंने मैथ्स टफ दिया था तो कॉम्प्रिहेंशन इजी था, अगर आपने जल्दी जल्दी छोटे थे। अच्छा, मैं हिंदी मीडियम वाले से तो बोलता हूँ कि तुम कॉम्प्रिहेंशन तो अटेम्प्ट करके ही आओ, क्योंकि हिंदी उसके में बाद जनरली मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ये एक फैक्ट है। तो भाई कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रांग रखो, बट मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके लिए सबसे अच्छा जो मुझे लगता है यार कि PYQ सॉल्व करो, उसके बेसिस पे, जैसे अगर प्रॉफिट एंड लाभ हानि का कोई क्वेश्चन है, वो फालतू आसान क्वेश्चन, अगर वो नहीं आ रहा है तो चलो कोई बुक उठा के मतलब फॉर्मूला रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, 2 बार फॉर्मूला देख लिया, आइडिया समझ लिया। प्लस CSET का मतलब मेरा फंडा यही था, मैं हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था, जितने भी साल के होते जाते थे ना, 7 या 8 साल के, वो करता था। कुछ कोचिंग वगैरह के टेस्ट वगैरह सॉल्व करता था। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब जो होता है ना क्लासेस वगैरह लेना, वो नहीं किया है। एक चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो थोड़ा फायदा एज है, बट यार इंजीनियरिंग वाला होने से तो CSET की गारंटी नहीं ली जा सकती। कई एग्जांपल्स हैं जहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो आपको हर सेक्शन पे ध्यान देना है। आई थिंक ये आई एम क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल। अब मेरा लगभग लास्ट क्वेश्चन है सर से, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे अब 80 दिन के करीब बचे हैं, 70-80 दिन, 75 दिन के आसपास, तो आप रहते तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती कि आपको प्रीलिम्स देना हो इस बार, अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती? 80 डेज में, जैसे 80 डेज एक तो पर्याप्त है टाइम, है ना, प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त टाइम है 80 डेज, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो। इसमें मेरा ये रहता कि कम से कम मेरे को 40 FLTs देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल बीच बीच में कभी भी दे सकते हैं, सेक्शनल रैंडम देते रहो, लेकिन 40 फुल टेस्ट तो ये श्योर है, मतलब हां ठीक, 40 देनी है। थोड़ा कम करके 30 कर सकते हो साहब, थोड़ा कम कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, बट 30 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में FLT, है ना। फिर उसके साथ जो बाकी के 40 देने हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट करते हो ना तो टेस्ट में टाइम लगता है। कुछ लोग कई बार बोलते हैं कि यार सर उसके सॉल्यूशन पढ़ने में टाइम लगता है, तो वो टाइम देना पड़ेगा, तभी आप उसका समझोगे। उस टेस्ट को देने का मतलब क्या निकला, अगर आप 8-10 घंटे एफर्ट लगाओ, उसके बाद 5-6 घंटे तो मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे। उसमें भी क्या होता है, जब आप सर्च करोगे ना, मैंने क्वेश्चन UPSC के फंसते देखे हैं टेस्ट सीरीज से, बट वो टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट मेरे में तो नहीं फंसते थे। मैं जो सर्च करता था ना चीजें, IMF का कोई तो तरीका होता है डेट का देने का, वो मैंने बस उसकी साइट ओपन की थी किसी कारण, बस वो उसी में रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, वो वहां से फंसा था। तो आपको सर्च भी करना पड़ेगा, तो 5-6 घंटे 7 घंटे जाने हैं, तो ओवरऑल पूरा दिन गया आपका। 100 टॉपिक्स भी तो हो गए 100 टॉपिक हो गए, मतलब आपने 30 टेस्ट दे दिए, तो मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा आपके पास कंटेंट हो जाएगा, है ना। फिर उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा, कुछ जगह बनाते थे शॉर्ट, हाँ, कुछ जगह के शॉर्ट नोट्स बनाते थे प्रीलिम्स के। इनका भी फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, स्ट्रेटजी एकदम सिमिलर है। ना इन्होंने मेरे से कभी बात की थी, ना मैं इनसे कभी पहले बात की। पर्सनली तो मुझे लग रहा है हम लोग दूसरी बारी मिल रहे हैं, NPA में तो ज्यादा मिले भी नहीं थे। अब मिला तो हाँ, अभी भगवान करे। तो यही स्ट्रेटजी है कि टेस्ट के ना कुछ ऐसा तो नहीं कि पूरे टेस्ट का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि अगर आ रहा है हाथियों की जो गणना होती है ना, तो वो मान लीजिए 5 या मुझे नहीं पता कितने साल में होती है। अब आपने एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ा, फिर आपने कहीं पढ़ा शेर की जो होती है वो इतने टाइम में होती है, या डॉल्फिन की इतने टाइम में होती है, भाई उसको एक साथ लिख दो, याद करने में इजी रहेगा ना। जैसे बेसल कन्वेंशन है और 2-4 कन्वेंशन और हैं, है ना, तो रोटरडैम और 2-3 चीजें हैं, उनको एक जगह पे लिखो ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको याद करने में, कंपैरिजन करने में आसानी होगी हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ। और जो 40 दिन का मेरा रिवीजन प्लान था, उसमें मैं जो बेसिक सोर्सेज होते थे ना, जो स्टैटिक अपन पहले से पढ़े होते हैं, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूँ एक बार। बस उसको
मतलब जितना जल्दी, ऐसा नहीं कि 2-3 बार रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार रिवीजन हुआ उसके बाद फिर मैं टेस्ट करूंगा बस। टेस्ट में अगर कुछ गलत जाएगा, है ना, मान लो पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन गलत गया या इकोनॉमिक्स का ही कोई क्वेश्चन गलत गया, तब मैं अपने सर के नोट्स उठाऊंगा या जो भी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी वो उठाऊंगा। फिर वॉइस राय का मान लो एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, स्पेक्ट्रम में तो पूरा 3 पन्ने में पूरा दिया हुआ है जिस, तो भाई उसका पूरा पढ़ लो ना। समझ रहे हैं? तो ये देखिए इस तरीके से ओवरऑल एक स्ट्रेटजी शॉर्ट में यही है कि टेस्ट लगाइए, टेस्ट में अपने एरर्स देखिए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए और उन टॉपिक्स पे समय दीजिए। समय उसको भागना नहीं है कि अरे क्या जल्दी है भाई, 100 टॉपिक्स हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक दिन में 100 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, सुबह से लेकर रात कितनी बड़ी तक, बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन का। और केवल वो 100 टॉपिक नहीं होते, उसमें आप सर्च करोगे थोड़ा और मिल जाएगा, मॉडल 150 आंसर में और टॉपिक हो मिल जाते हैं जाएगा, कवर हो, 150 टॉपिक कवर होते हैं 150 हो उसमें। जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई अगले 90 दिन की स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अब लास्ट है मेरा, ये फाइनली लास्ट रहेगा। दिल्ली जाना जरूरी है क्या सिलेक्शन के लिए? मतलब आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है? जैसे आप कुछ समय दिल्ली भी रहे हैं, फिर आप घर भी चले आए, तो दिल्ली में और घर में क्या अंतर है? तो ये आप बढ़िया समझ, जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं दे सकता क्योंकि मैं दिल्ली रहा नहीं हूँ, केवल इंटरव्यू देने गया था। ये कुछ समय दिल्ली भी रहे, घर पे भी रहे, तो ये दोनों माहौल में कंपैरिजन करके बता दीजिए कि जरूरी है या कैसा सीन है। देखिए, जितना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ पॉजिटिव्स हैं दिल्ली में रहने के, नो डाउट। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे आपको उस आपके लेवल पे जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उनसे आप मिल पाते हो, तो एक जो माहौल होता है ना, वाकई में एक पॉजिटिव माहौल मिल जाता है हर किसी को, क्योंकि अपने बैकग्राउंड में हर कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता नहीं कि किसी ने पहले तैयारी की हो या किसी की मतलब दोस्ती हो ऐसे लोगों से जो हेल्प कर पाए। तो दिल्ली जाने का नो डाउट एक फायदा ये होता है कि वहाँ जाके आपको रिसोर्सेज बहुत ईजिली मिल जाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि जिन 2-4 लोगों के साथ मैंने सेल्फ स्टडी की बाद में, वो मुझे मतलब मिले दिल्ली में ही थे। बाद में मैंने चूंकि सेल्फ स्टडी की तो वो मुझे मतलब सारे सेलेक्ट हो गए लगभग, तीनों सिलेक्ट हैं, बहुत बड़ी बात है। तीनों जो हैं आज के टाइम पे सिलेक्शन ले चुके हैं। तो वही चीज है ना कि अगर आप एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा अच्छी मेहनत करते हो तो आप लास्ट में सिलेक्शन लोगे ही। दिल्ली जाना या ना जाना वो प्योरली आपका जजमेंट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अब मतलब पहले तो मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि दिल्ली जाना ही चाहिए एक्चुअली पहले मुझे ज्यादा लगता था। अच्छा, कोचिंग के लिए कि माहौल के लिए? नहीं, उस टाइम पे तो मैं कोचिंग के लिए बोलता था, मुझे लगता था पर्सनली कि कोचिंग जरूरी है, क्योंकि कोचिंग से एक गाइडेंस ऑब्वियसली मिल जाता है ना। बट अभी मैंने कई ऐसे लोगों से भी मिला जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर रहे हैं। वो होता है ना, जिस माहौल में मैं रहा हूँ यार मुझे वही पता था, आइडिया नहीं था ना, पहले मुझे आइडिया नहीं था, बट अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इजीली कंटेंट अवेलेबल है, कोचिंग वगैरह के पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। देखो ये चीज याद रखना कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो नोट्स कोचिंग वालों के ही उठाओ, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं मतलब एक टॉपिक को तैयार करने में, तो तुम क्यों 4 बुकें पढ़ोगे। ऑप्शनल में सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे, ऑप्शनल में लोग कहते हैं कि यार सर कौन कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने कहा बुक पढ़नी क्यों है तुमको क्यों पढ़नी है तुमको बुक की, बताओ प्लेटो बनना है क्या तुमको, रिसर्च करना है, रिसर्च करना है क्या, पीएचडी कर लो भाई। कोई कोचिंग वाला दे रहा है नोट्स इजीली तो आप उसको ही तैयार करो ना। फिर कुछ चीजें कुछ जगह पे हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है आपको उतना ज्यादा जो है खुद से तैयारी ना हो पाए, तो हो सकता है कि आपको कोचिंग की जरूरत जो है वो उसमें होगी। ऑप्शनल में मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत होती है कई बार, ये सब मतलब मेरा भी सिमिलर व्यू है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब कई लोग वही चीज, जैसे आप सेल्फ स्टडी किए हो, मैं कोचिंग किया हूँ, तो मतलब मुझे पर्सनली जो चीजें मैं वही अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। कोचिंग का ये फायदा होता है, खासकर ऑप्शनल में, चूंकि आपसे इन डेप्थ जो है नॉलेज की एक्सपेक्टेशन की जाती है। कोचिंग वाले बहुत लूसिड तरीके से बहुत अच्छे से समझा देते हैं 6 महीने में। वही चीज आप बुक से पढ़ोगे, पता चला 4 बुक पढ़ने में जो आपके 2-3 टॉपिक भी कंप्लीट नहीं करेंगे, उसी में आपको कई महीने लग जाएंगे। तो उससे अच्छा है भाई कोचिंग के नोट्स उठाओ। और मतलब एक चीज याद रखो कि आज के टाइम पे जैसे इंजीनियर सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ना वो बहुत साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं, वो कोचिंग के नोट्स ले रहे हैं, वो सिलेबस को बार बार पढ़ रहे हैं और सिलेबस के साथ वो PYQs देख के फिर सॉल्व कर रहे हैं, खुद को कंपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से ऐसे ही सिलेक्शन हो रहे हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेशन दे देता हूँ कि भाई हाँ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब मेरे को उसमें कोई बहुत मतलब मेरे को मैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने किया यार, तो मुझे लगता है कि हाँ किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन करना तो यूट्यूब देख के मत ज्वाइन करना ये चीज रील्स देख के मत चले जाना, कि आज के टाइम पे उसी का जमाना है ना, लोग बस रील्स डाल देंगे, आप हो जाओगे इन्फ्लुएंस, है ना, फिर आप जाओगे कोचिंग में, फिर आपको रियलिटी पता चलेगी।
तो इसलिए कोई भी कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन करो तो उसके पहले वहाँ के कोई बंदा हो, या हम लोग ऑफिशियली तो किसी कोचिंग का नाम ले नहीं सकते कभी भी, बट इनडायरेक्टली आप और भी जो लोग हैं जो तैयारी कर चुके हैं उनसे आप सजेशन लो, वो आपको रियलिटी में बताएंगे कि हाँ कोई कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रांड जो कोचिंग होती हैं वो खराब ही देती हैं, कुछ वाकई में अच्छी कोचिंग होती है तभी वो मतलब उनका नाम चलता है। ऐसा नहीं कि हर कोचिंग का मतलब नाम ऐसे नहीं चलता यार। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक सजेशन जो मेरे हिसाब से है हाँ। कि कोचिंग वही ज्वाइन करो, ऐसा ना हो कि 5 साल का प्रोग्राम हो। हाँ, ये चीज यही बस मुझे बोलना ये था। चीज हमने हाँ। बस आपने बोल दी। और 9 महीने या 10 महीने से ज्यादा अगर कोई कोचिंग ले रही है तो वो प्रोग्राम ज्वाइन 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है भाई। ये चीज बिल्कुल क्लियर और रखो। हम मैं बोलना UPSC नहीं का चाहता कोर्स था, कर रहे हैं जो है। मैं बोलना नहीं चाहता था पर आपने बोल दिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर 10 महीने से ज्यादा कोई भी कोचिंग ले रही है तो मत करो, तो मत करना, बस क्योंकि ये आप डीएम बनने वाले हो। आपको खुद से देखो, सेल्फ स्टडी तो लास्ट में मुझे करनी ही पड़ी ना, लेकिन कोचिंग ने गाइडेंस दिया। बट अगर वही कोचिंग मुझे 3 साल गाइडेंस देती ना तो मेरा नहीं होना सिलेक्शन, क्योंकि स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। उनने मुझे गाइडेंस दे दिया, फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, खुद से सीखा, है ना। कोचिंग का भी रोल था, मेरा खुद का भी रोल था। अब कुछ कोचिंग वाले में क्या होगा, आपको 3-4 साल तक अगर यार सिलेबस वो अभी एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट, नहीं कोर्ट से रिलेटेड कोई ड्रामा था, उसमें एक पापा रहते हैं वो वकील के, हाँ इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही है सारा नेटफ्लिक्स में था। तो उसमें उसके पापा कहते हैं कि अगर ना बच्चे को सिखाना है आपको चलना, तो वाकई में पापा को जो है हेल्प देनी होती है ना, तब वो जो बच्चा है वो चलना सीख पाता है। लेकिन अगर किसी का जो पेरेंट है, किसी के पेरेंट्स है, वो जीवन भर उसको पकड़े रहेंगे ना, वो दौड़ना नहीं सीख पाएगा। तो यही चीज ना कोचिंग में भी अप्लाई होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ तो हेल्प जरूरी होती है। या जैसे अभी आप मुझसे मिल रहे हो या गौरव भाई से मिल रहे हो, हमने थोड़ा आपको बता दिया, आपको डायरेक्शन मिल गई। आप सोचो कि पूरा दिन हम आपको पढ़ाएं, आप बर्बाद जरूर हो जाओगे। हाँ, मैं इवन पता है अभी मैं कुछ समय पहले वो पढ़ा रहा था PT 65। हाँ। तो मैंने ये बात पहले लेक्चर में क्लियर कट बोल दी थी। मैंने कहा ये लेक्चर आखिरी समझना, बस पढ़ा दिया तो मैंने उपकार कर दिया, खुद से पढ़ो। वो क्योंकि आप खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे, वो उस लेवल पे आप रिसर्च नहीं करोगे, तो आपका खुद का माइंड डेवलप ही नहीं होगा। DM बन के फोन मिलाओगे गौरव सर को, हेलो हाँ भाई सर, अब मैं कहूँगा यार मैं खुद IPS हूँ यार, परेशान हूँ 24 घंटे काम पे, तुमको क्या हेल्प करूँगा, क्या हेल्प कर देंगे। तो ये समझ रहे हो ना कि 50-50। ऐसा नहीं कि कोचिंग बस से सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है। हर कोई का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है ना। आपको UPSC में मैंने अब जाके देखा कि हर टाइप के लोग मिलेंगे, सेल्फ स्टडी वाले भी मिल रहे हैं, कोचिंग वाले भी मिल रहे हैं। बट वही चीज जो इन्होंने बोली, अगर कोचिंग करो 9 महीने 10 महीने से ज्यादा वाली मत करो। पहले ही जाते ही पहले प्लान पूछ लो बस कि भैया कितने समय का प्लान है, तो कहे 5 वर्ष का, तो बस हाथ जोड़ के बस और 101 रुपए का चंदा दे के धन्यवाद जो आपने कोचिंग करता है, वहां गए भी हैं, तो वो 3 महीने से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए वर्ल्ड हिस्ट्री आज के टाइम पे, ये चूंकि सेल्फ स्टडी वाले टॉपर हमको पता है, ये देखे नहीं होंगे, नहीं पढ़ता हूं, ये देखे नहीं होंगे हम। तो फिर हमारा चूंकि जो हमारा कोचिंग जो सिलेबस था उसमें तो हमको ज्यादा नहीं पढ़ाया उन्होंने, अच्छी चीज यही थी उनकी, है ना। बट इनको हमको पता है ये एक भी क्लास मतलब ये पढ़े नहीं होंगे एकदम बिल्कुल। सेल्फ स्टडी करो तो साइंटिफिक, सेल्फ स्टडी करो तो साइंटिफिक। आप मेंस में करंट अफेयर की लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा, आप मेंस का सिलेबस उठा के देखना, GS3 को छोड़ के, मतलब मोस्टली जो है ना, मुझे GS3 में भी लगता है कि स्टैटिक ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल प्योरली, अब यार चलो चंद्रयान पे क्वेश्चन पूछ लिया, वो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं कि उसमें हर चीज करंट अफेयर से आ रही है, ठीक है वो। लेकिन आप कैसे समझोगे जब आप P/Q देखोगे। और भाई करंट का भी ये सीन नहीं कि करंट वो कल ही हुआ और आज पूछ दिया। चंद्रयान 8 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, कुछ स्पेसिफिक कारणों से भयानक तरीके से न्यूज में आ गया, हमने फेल कर दिया मिशन, या हमने मिशन एकदम सक्सेसफुली लैंड करा दिया, तो वो न्यूज बनती है। और इतनी जागरूकता एक DM लोग में, SDM लोग में, IPS और बाकी लोग में होनी चाहिए कि क्या घटना बिना करंट अफेयर के भी आप लिख दोगे, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है और करंट पढ़ी है चीजें। करंट अफेयर पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप अच्छा लिख पाओ, बिल्कुल, है ना। तो साइंटिफिक आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब अगर कोई सेल्फ स्टडी में बुक ही बुक पढ़ा जा रहा है, वो कोई मतलब का नहीं है। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम अलग चीज है, मतलब वो प्योरली UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। बट आप अगर अदर बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ रहे हो,
जैसे लोग गुहा ले आते हैं उठा गुहा के, ले आते हैं और पता धरोहर पता नहीं हिस्ट्री कौन कौन सी, हाँ पॉलिटी की भी लोग पता नहीं क्या क्या चीजें उठा बस लाते पता नहीं हैं। क्या, मैं तो नाम सुना हूँ बस। मतलब यार हो सकता है कि वो नॉलेज बढ़ा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी में काम नहीं। बहुत कोई भी टॉपर उसका सजेशन बहुत कम लोग देंगे, है ना। और एक सजेशन जरूर रहेगा कि पॉलिटी में बेयर एक्ट हमेशा रखो अपने साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो रियल वो आती है ना, एडिशन आता है हम लोग हिंदी इस इंग्लिश बार दोनों लास्ट में edition मिली आता थी, है। आप मिस कर गए। हाँ बड़ा हाँ, सुंदर मिला था वो कोई। मैंने मतलब मेरे पास तो है पहले से। अच्छा। हाँ, मैं उसको हमेशा पढ़ता हूँ, पॉलिटी में आपको बहुत हेल्प होगी, बेयर एक्ट की बुक से हमेशा हेल्प होगी। आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ो उसको एज इट इज आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखो कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मीकांत यादव उसमें ना उसका एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है। आजकल यूपीएससी एग्जैक्ट वर्डिंग पे ध्यान दे रही है ना। तो बेयर एक्ट की बुक यहाँ तक कि जरूर प्री होनी में चाहिए। भी, हाँ प्री प्री में में भी, भी, स्पेशली प्री के लिए प्री बोल के रहा लिए, हूँ हाँ, मैं। मेरा ये सजेशन है स्पेशली प्री के लिए है कि बेयर एक्ट में बहुत अभी भी आप लेके रख लो, ऐसा नहीं कि आप पढ़ना लगो, बट कोई आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप बेयर एक्ट में देखो कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो आपको बहुत काम आएगा। तो अब जिसके किसी को क्वेश्चन पूछना है, आपको पूछना था, पूछिए, अब पूछ लीजिए सबसे। सर ये पूछना था मुझे कि जैसे आर्ट्स से स्टूडेंट आते हैं तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है सिस्टम, तो उनका शुरुआती अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे आपने बताया पीवाईक्यूज के अलावा आर्ट्स जैसे मतलब इसमें ये आप भी बता ओवरऑल दीजिए यूपीएससी कि तैयारी क्या करते हैं। एनसीईआरटी कुछ पढ़ना चाहिए कि छोड़ दें एनसीईआरटी, या कोचिंग कर लें? NCERT हाँ एनसीईआरटी का देखो ये रहता है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी बिल्कुल। पढ़ने का। यार कोचिंग में वो पूरा बेसिक पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी क्यों सजेशन देता है टॉपर, क्योंकि मैंने भी मतलब एनसीईआरटी पढ़ी हुई है पहले, जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था ना, जब पटवारी फेल हुआ था तब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी उस सर time ने तो पे। मजाक बना दिया। तो मतलब वो जो नॉलेज है जो जितने अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है ना, वो आपको सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। वन टाइम रीड है लेकिन एनसीईआरटी वन टाइम रीड, उसके नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं कि रख नहीं लिया, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी खुद लिख दी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई तो लिखो, बाकी वन टाइम रीड है। 11th-12th की एनसीईआरटी कुछ कुछ है, जैसे ज्योग्राफी है वो आपको काम आएगी बाद में 11th-12th की। एक वो भी है बेयर फाइन आर्ट्स की, सॉरी, एक बुक है ललित कला, ललित कला। हाँ हाँ, वो भी काम की है। हिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री की जैसे हैं बुक्स एनसीईआरटी की, वो काम की आ जाएंगी आपको। बाकी जो पॉलिटी है या अदर सब्जेक्ट्स हैं वो उतने ज्यादा कुछ काम के नहीं होते, वो केवल होते हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोचिंग करोगे तो यार कोचिंग में वो हर बेसिक बताएंगे, बता देंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, बट उसको जल्दी पढ़ो, है ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नहीं आते, मतलब वो एक हुआ मैंने फिर बीच में देखा था, आपने यहाँ इतने सारे मिथ चलते हैं ना कि एक बार एनसीईआरटी का हुआ चला तो बस, मतलब लोग प्रीलिम्स की कि यार एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ पूछ लिया लेता है यूपीएससी। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लिया, दो क्वेश्चन। अरे मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ाई थी मैंने कभी नहीं तो पढ़ी। नहीं, जब मैंने तो पढ़ाया भी एनसीईआरटी, तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद खोजवाए थे क्वेश्चन, क्योंकि भाई प्रमोशन वही होता है, बस, सबसे बड़ी बात है। देखिए जीवन में प्रमोशन होता है, लेकिन हाँ एक जो इन्होंने बात बोली कि एक बार गो थ्रू हो जाने लायक है, लेकिन गो थ्रू, तो मैंने भी ये बात यही बोली है, केवल गो थ्रू होने लायक। आपने दोनों की इस मामले में समझ बहुत क्लियर है, गो थ्रू होना चाहिए। मतलब हर चीज आप जो भी करो ना, कुल मिला के एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आप पीवाईक्यू देखो, आप सिलेबस उठा के देखो, सबसे पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस में कई चीजें तो ऐसी है ना जो आप नहीं भी तैयारी करोगे ना तब भी आपसे आती हैं, बस वो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं आती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आओ, और इसी के बीच में जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए तो स्टैंडर्ड बुक साथ शुरू करने के साथ ही आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी करने लगो। जो आंसर राइटिंग है थोड़ा बहुत अच्छी तो नहीं होगी, बट आंसर राइटिंग भी करो, देखना स्टार्ट कर दो। खासकर देखना टॉपर्स कॉपी, आप देखो टॉपर्स कॉपी तो यार जितना देख सकते हो उतना देखो, बहुत फायदा होगा। टॉपर्स कॉपी से बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमको एक आइडिया लगता है कि हाँ इस तरीके से लिखना चाहिए। आप फिर खुद भी इम्प्रूव करोगे, ऐसा नहीं कि हम नकल ही कर देता है आदमी, बट एक होता है ना कि आपको एक समझ विकसित होती है, उसमें हेल्प होगी। तो टॉपर्स कॉपी भी देखते चलो साथ में, फिर स्टैंडर्ड बुक्स करो, और बस फिर साथ में आंसर राइटिंग और जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब करने लगो। और सेल्फ स्टडी में मेंस में टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हेल्प हो जाए। हाँ पहला वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। ये कह रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मैंने पीवाईक्यू अगर पढ़ लिया मेंस के लिए, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, अब मैं मेंस लिखने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे टेस्ट लगाने जरूरी हैं पहले अटेम्प्ट के लिए? अच्छा, दूसरे का पहले सोच के बैठे कि दूसरा अटेम्प्ट देंगे देंगे ही देंगे। नहीं, टेस्ट मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि
उससे क्या होगा ना, अगर जैसे आपने पूरे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं अच्छे से मेंस के, है ना, तो आप जो सबसे छोटी टेस्ट सीरीज हो 4 या 7 या 8 टेस्ट की, वो ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा ना, हेल्प होगी कि आपके जो नंबर आएंगे ना, उससे आपको एक लेवल जो और कमियां होंगी ना खुद के, क्योंकि मेंस में पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद चेक तो हर कोई नहीं करने वाला, मतलब उसमें सजेशन मुझे लगता है मुश्किल है, कोई नहीं देगा, है ना, बहुत कम लोग सजेशन दे पाएंगे उसमें, बट टेस्ट दोगे तो उसमें सजेशन मिलेंगे। तो अगर आपने मेंस के अच्छे से किए हैं, उसमें इम्प्रूव भी किया है, तब भी मुझे लगता है 4 या 8 टेस्ट का जो है वो सीरीज देना और इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट में, जो सर ने बोला माहौल। भाई 2 दिन में 4 पेपर लिखने होते हैं वहां पे, उसके पहले एस्से का भी पेपर होता है। एस्से एक दिन लिखोगे, अगले दिन 2 पेपर लिखोगे, उसके अगले दिन 2 पेपर लिखोगे, तो उस दिन दिमाग और पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में जाती है। सीरियसली ये शब्द बोल रहा हूँ। उस दिन हाथ की ऐसी हालत होती है, लगता है कि टूट चुकी है, तो हाथ पहले से तोड़वा के प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि 6 घंटे आपका दिमाग 6 घंटे आपको चलाना है भाई, एक दिन में फुल स्पीड में चलाना है। 2 पेपर, और उसमें भी एक पेपर में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, तो वो प्रैक्टिस, वो व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। एक पेपर खराब गया तो दूसरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि अब छोड़ दिया पेपर, छोड़ भाग गए, दिया। घर चले गए। क्योंकि सिलेक्शन लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पेपर खराब होने से, लोगों के ऐसे में इस साल 90-95 की रेंज में आए, बट फिर भी वो सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन सोचो अगर उसका ऐसे खराब गया, वो डिमोटिवेट हो जाए और वो आगे के पेपर ही खराब कर दे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो ये बात समझ आई कि व्यवहारिकता के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? आंसर्स में वो उसके लिए यार मुझे लगता है ना कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर से एक तो आप एग्जांपल उठाओ, ठीक है, फिर आंसर में यूज करने की 2 टेक्निक होती हैं। एक तो आप जब आंसर लिख रहे हो उसी में आप लिख दो, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू की तरह या महात्मा गांधी की तरह, जो भी एग्जांपल आप कोट कर रहे हो। या उसके अतिरिक्त एक तरीका जो कई लोग यूज करते हैं कि एक लाइन में वो टॉपिक बताते हैं और उसके ब्रैकेट में वो एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मान लो जैसे कई बार कंपनियां जो है वो धोखाधड़ी इन द सेंस करती हैं कि वो गलत तरीके से एनवायरनमेंट रिलेटेड अपना डेटा देती हैं। तो इस जो अपनी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो बॉडी है उसने कई बार जुर्माना लगाया हुआ है, तो आपने लिखा कि ये इस तरीके की गतिविधियों के कारण जुर्माना, बगल में आपने एग्जाम्पल लिख दिया। कोई भी जो भी मतलब लगाया गया हो, किसी पर भी जुर्माना लगाया गया हो, तो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीजें उसमें नहीं लिखनी है ना। कभी भी कंट्रोवर्शियल चीजें आपको, क्योंकि क्या होता है, आप एक चीज समझो, आप जज हो नहीं, है ना, तो आप कभी भी डायरेक्टली एसेस कर भी नहीं सकते। जैसे ईवीएम को पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि वो सही है या गलत है, तो आप अपना जजमेंट मत दो, आप बताओ कि विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि हैक हो रहा है, कि हैक हो रहा है, विपक्ष ने आरोप लगाए, आपने आरोप नहीं लगाए, ना ही आप ये मानते हो कि हैक हो गया। आपने क्या बताया कि ऐसा किसी और व्यक्ति की टिप्पणी की गई है। इस तरीके से जो है आप लिखते हो आंसर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और किसी का कोई डाउट? मतलब जो हम करते हैं और वही क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस में भी आते हैं, जो टॉपिक पढ़ाई करते हैं वो आता है, लेकिन वर्ड चेंज रहता है, टेक्निकल वर्ड होता है, जो समझ नहीं पाते हैं सर। ठीक, उसके बाद जब उसका एनालिसिस देखते हैं तो लगता है कि हम पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक, उसको कैसे देखें? भले कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इन लोग से आदत पड़ गई मुझे। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें लिखते समय तो याद नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद लगता है कि यार ये जब मॉडल आंसर देखते हैं तो सारा पॉइंट वाले तैयार तो सब पढ़ा हुआ, यही ना यार। ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी, वो ऐसा सबके साथ होता है मुझे लगता है। जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको जनरली लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, बट जब आप सोचोगे तो आता है। तो उसके लिए ना प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस में जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो ना, ये बहुत होती है। हाँ। और ये आंसर राइटिंग से ही सुधरेगी। क्या होता है जनरली मैंने ये देखा है, जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं ना किसी टॉपिक को रिलेटेड, वो आपको हमेशा बन जाएंगे, बट आप जनरल पॉइंट्स नहीं सोच पाओगे। समझ रहे हो? प्रोज एंड कॉन्स अगर किसी चीज के बताने होंगे, एक दो जो टेक्निकल प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो आप बहुत इजीली बता दोगे, क्योंकि वो दिमाग कनेक्ट कर लेता है, तुरंत याद रहता है। बट जो जनरल पॉइंट्स होते हैं ना वो याद नहीं आते। हमको लगता है यार अब इसमें और क्या लिख दें, वो आप कैसे सीखोगे? एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और दूसरा टॉपर्स की आंसर कॉपी। वो दोनों चीजें जब आप देखोगे तब आपको समझ में आए कि यार बहुत नॉर्मल पॉइंट्स जो है वो आदमी लिखता है। हम क्या सोचते हैं, एक तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि वो सेल्फ अंडरस्टूड है,
चेकर द्वारा, बट वो सेल्फ अंडरस्टूड होता नहीं है। दूसरा क्या है, दिमाग खुद उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करता मतलब क्वेश्चन को। वो मतलब जब आप आंसर राइटिंग बार बार करोगे ना, बार बार डेलिब्रेशन करोगे, वो धीरे धीरे, मतलब मैंने ये खुद देखा है अपने आप में, ये स्किल कहना चाहिए जो वो आई है, वो क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आई है। ये 21 वाले जो, खासकर 2021 का जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने पढ़ाई बहुत कम की थी, उसमें केवल आंसर राइटिंग की थी मैंने। तो आंसर राइटिंग से, चूंकि आपका बेसिक नॉलेज होता है यार, 2-3 साल अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो बेसिक नॉलेज होगा आपका। बट वो जो आप बोल रहे हो ना कि याद नहीं आता, वो जब आप प्रैक्टिस करते हो अपने आप चीजें, फिर कि हाँ यार तुरंत जो भी मैं पढ़ूंगा तुरंत मैं याद कर लूंगा। फिर एक चीज, इसके अतिरिक्त एक चीज और कर सकते हो कि जो शॉर्ट नोट्स हैं, खासकर की पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स हमेशा उसको होने रटना। चाहिए। मेंस के लिए तो रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए केवल समझने से काम नहीं चलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है मेंस में रटना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में समझना। लोग कई बार उल्टा समझते हैं, लोगों को लगता है प्रीलिम्स रटने का खेल है, मेंस समझने का, जबकि मुझे लगता है मेंस में ज्यादा रटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होगा यार तभी आप लिख पाओगे, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फ्रेमवर्क 7 मिनट में सोचने का भी टाइम नहीं होता आपके पास, यूं टाइम मतलब गया। तो उसके लिए एक तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको मतलब की पॉइंट्स तो कम से कम तुरंत याद आए, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, जैसे कई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आलोचना करनी रहती है और मुझे आता है कि इसकी आलोचना करें, तो सर क्या इन शॉर्ट उसके मतलब उसके पक्ष में भी कुछ लिख सकते हैं या फिर पूरा उसके पक्ष में लिखना ही होगा। होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये मेरा यार पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ना थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल टाइप का है। कई लोग बहुत इस पे ना वीडियोस हैं कि जो लास्ट वर्ड है उस पर बहुत फोकस होना चाहिए, है ना, कि क्या है। मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको कोई भी टॉपिक है उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, मतलब 99% डिपेंड की क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम। हाँ, मतलब क्वेश्चन के डिपेंड करेगा, बट कहीं ना कहीं, अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें बोल दिया, जैसे आपने बोला क्रिटिसाइज करो इसको, आपको ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्वेश्चन ही क्रिटिसिज्म पे है, तो 8 पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म के लिखोगे, बट आप 4 पॉइंट पॉजिटिव लिखोगे, और तब आप कंक्लूड करोगे कि कैसे सुधारा जाए। या किसी चीज के पॉजिटिव चीज पे क्वेश्चन है तो उसके ज्यादा पॉइंट आप पॉजिटिव लिखोगे, कुछ पॉइंट लेकिन आप उसके नेगेटिव भी लिखोगे, और फिर आप क्या करोगे, कंक्लूड करोगे। क्रिटिकल एनालिसिस जो वर्ड है, बस वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसको देख के समझ में आता है कि आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों को लगभग बराबर का वेटेज देना है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो पॉजिटिव पूछा है आपको नेगेटिव बताना है, और नेगेटिव पूछ रहा है आपको पॉजिटिव बताना है। ये फ्रेमवर्क हर उसमें रहेगा। अब मैं आपको एक चीज इसमें मैं भी ऐड करता हूँ, एक पॉइंट। आलोचना और निंदा में अंतर होता है, ये बात भी समझिएगा। आलोचना का मतलब हम लोग गलत तरीके से लगा लेते हैं कि वो आलोचक है। आलोचक का मतलब ये होता है समालोचना, ठीक है। वो आलोचना में अपने, वो क्रिटिसिज्म में वो वर्ड अपने आप छुपा हुआ है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स ही बताइए, बशर्ते जनरली ऐसा होता है कि प्रोज 40% और कॉन्स 60%। अगर मैं शब्द आलोचना की बात कर रहा हूं तो जैसा कि भाई ने बताया, तो ये बात बड़ा क्लियर होती है। आलोचना हिंदी शब्द है ही नहीं, अगर देखेंगे ना बहुत डिटेल में, तो आलोचना, अगर आप क्रिटिसिज्म का अगर थोड़ा सा खोजेंगे तो वो समालोचना या समीक्षा ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो वो तो यूपीएससी क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट करती है, तो जो मिल गया वो छाप दिया। वो इंग्लिश वर्ड देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब आलोचना, ठीक है। ये जो इन्होंने बोला ना कि इंग्लिश वर्ड देखिए, क्वेश्चन भी इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा करिए, मतलब इतनी इंग्लिश मुझे लगता है वैसे भी अपने को समझ में आती है, आनी पड़ेगी, आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब प्रीलिम्स तो यार मैं इंग्लिश पढ़ के देता हूँ, मतलब इतनी मेरी समझ है कि मैं प्रीलिम्स के पूरे क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ के देता हूँ। हिंदी में नहीं हो पाता है, क्योंकि हिंदी में मेरे को पता है भाई साहब कुछ दो लोचा दिए होगा, थे, गलत कर दिए थे, कुछ लोचा होगा हिंदी में, फिर दिक्कत होती है। तो मैं पूरा इंग्लिश में ही देता हूँ प्रीलिम्स का। मेंस का भी ये रहता है कि भाई इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी पढ़ के, मतलब चूंकि हिंदी में वर्ड्स मिल जाते हैं, फिर मैं आंसर लिखता हूँ, बट क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। और जैसे वो चर्चा कीजिए भी वर्ड आता है कई बार, चर्चा कीजिए पे पढ़ा रहता है कि क्या करना है। भाई क्वेश्चन पढ़ो, जिस डायरेक्शन में दिया हो उस डायरेक्शन में ज्यादा लिखो, और जो भी उसका उल्टा हो पक्ष, वही 40, 60, 70, 30 ऐसा चलने दो। मतलब एग्जैक्ट नहीं, अब यार एग्जैक्टली बोला कि ये आप गिन ये कभी कोई नहीं बता सकता ना कि 50 की 51, 49 क्या करना है, ये कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर, जितने पॉइंट आ गए ये लिख दो, हिसाब से सबसे बड़ी बात है। सिंपल, नेगेटिव में ज्यादा आ गए तो ज्यादा लिख, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज विकास भाई, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, ईमानदारी से बताइएगा, ये सब पंचायत दिमाग में आई थी तैयारी के दौरान?
नहीं, ये जो पुछल्ला वर्ड वाला है, हाँ। ये मुझे बीच में 1-2 बार आया था, मतलब पहले खासकर 1-2 अटेम्प्ट में, चूंकि हमें सिलेक्शन तो हो नहीं रहा था, हाँ। तो उस टाइम पे आया था कि यार मैं क्या करूं, तो मैंने कई वीडियोस देखे थे इसके, बहुत डेलिब्रेट किया था। लास्ट में मुझे समझ में आया कि मतलब तो वही निकल रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स बताना है। मतलब मैंने कई वीडियोस देखे हुए थे, उसके बाद मेरा पर्सनल खुद का ये असेसमेंट था कि कोई मतलब नहीं है ठीक है, मेरे को समझ रहे हो। प्रोज एंड कॉन्स। उसके लिए पहले मेंस देना है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है। हाँ सर। पेपर जब 3 घंटे का बैठ के टेस्ट सॉल्व करते हैं या यूपीएससी का जब सीएस का जब भी मतलब मेंस का पेपर लेते हैं, तो पेपर में जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें लगता है क्या कि इसमें मतलब 70 लिखना 60 लिखना, ऐसा कुछ सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं जो यही होता है ना। बस वो शुरू ही हो जाता है, बजरंग बली का नाम लेते हैं, लेकिन ये पता है कि हाँ नेगेटिव लिखना जरूर है, वो तो लगभग वो अच्छा नेगेटिव नहीं पूछेगा तब भी लिखना ही है। कंक्लूजन में ऐड कर दो, कहीं बता दो। 70-60 या मतलब 70-30 का नहीं पता, पर लिखना है 30, ये मतलब लिखना है नेगेटिव या पॉजिटिव, ये तो पता ही है मेरे को, हर क्वेश्चन में मेरे को। हाँ, कॉमन फ्रेमवर्क होगा। हाँ, बस थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज एनहांस हो जाती है कि आप थोड़ा जो पेपर है या पेज है उसका सही यूटिलाइजेशन कर लेते हो। कई बार क्या होता है, आपने ज्यादा पॉजिटिव लिख दिए, पता चला नेगेटिव की जगह ही नहीं बची, नेगेटिव लिखोगे तो कंक्लूजन के लिए जगह नहीं बचेगी, तो थोड़ा वो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो वो धीरे धीरे आ जाएगी, बट ऐसा कुछ सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, वो हिंदी में ही आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आता है। आप या तो ऑनलाइन भी मिलता है, बेयर एक्ट बस डाल देंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या मैं बता दूंगा किसी को तो वो शेयर कर देंगे, वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ही लीजिएगा, ताकि जहाँ पे हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश पढ़ सको, बाइलिंगुअल ही लेना है उसको। हिंदी के चैनल पे वो पढ़ा दिया है इंग्लिश दोनों में। हाँ हाँ आप क्या हाँ पूछ रहे थे? टाइम टेबल लाइक शॉर्ट में टाइम टेबल थोड़ा सर देख लीजिए, और आप ऐसा टाइम टेबल लेवल को लेके आपका क्या हुआ, सब बनाते थे क्या? अच्छा हाँ, टाइम टेबल का एक पहले तो मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता दूं, टाइम टेबल का मुझे सच में क्या लगता है, हाँ। टाइम टेबल होना जरूर चाहिए। हाँ। हालांकि टाइम टेबल फॉलो कभी नहीं होता है ना, मतलब कभी होता ही नहीं। मतलब मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिंगल इंस्टेंस नहीं जानता जहां मेरा टाइम टेबल फॉलो हुआ हो। हाँ, ठीक है, ठीक है, बट होना जरूर चाहिए, क्योंकि होगा तभी आपको कमी पता चलेगी। अगर आपको पता ही नहीं है, मान लो 80 दिन की बात की मैंने गौरव भाई से कि 80 दिन के लिए 40 टेस्ट लगाने हैं, 40 दिन में रिवीजन करना है। अब 40 दिन वेग थोड़ी सोच सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको मैं 7 या 8 दिन दूंगा, या हिस्ट्री को मैं इतने दिन दूंगा। फिर आप वो पूरा कैलकुलेट करोगे, फिर आपको लगेगा यार हिस्ट्री को तो यार ज्यादा दिन लग रहे हैं, पॉलिटी को ज्यादा दिन दे दिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बन रहा, फिर आप 1 दिन कम करोगे, होगा नहीं वो। पता चला आप 7 दिन सोच रहे हो, 10 दिन इन्होंने पूरा देखे एकदम मैनेज है ना। फेज 1 तो- अप्रैल से जून, एकदम ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग चल रहा है, तो- अप्रैल मई जून में ये भाई जुलाई में इस तरह से। ये ठीक है, मतलब ये हमेशा ना डिटेल्ड रोड मैप बनाना, और डिटेल करिए, और डिटेल करो, दिन डिवाइड करो, ठीक है? खासकर हमेशा जो भी इस ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो ना, दिन डिवीजन होने चाहिए आपके, हर डे का पता होना चाहिए कि हाँ मैंने बताया ना, पहली चीज होगा कभी फॉलो नहीं, बट मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि जब आप ना, आपको रोड मैप पता होता है, जब आप फेल होते हो ना, तो अकाउंटेबल बन जाते हो, अकाउंटेबल बनते हो, आपको पता होता है कि यार मैंने आज पॉलिटी में 1 दिन ज्यादा दे दिया, अब मेरे को हिस्ट्री में 1 दिन कम देना पड़ेगा, या साइंस टेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको आधा दिन कम दूंगा, या सोसाइटी को थोड़ा सा टाइम मैं इधर उधर कर दूं। मतलब वो आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बस 40 दिन सोच रहे हो कि यार कि मैं रिवीजन कर लूंगा, तो बहुत वेग है ये चीज। ठीक है, बना है, टाइम टेबल रेगुलर बनना चाहिए, बार बार उसको काटो ना, क्या ही जा रहा है, कौन सा कोई आपसे पूछने थोड़ी वाला है कि भाई तुमने 1 दिन एक्स्ट्रा पॉलिटी कैसे पढ़ लिया, पर प्रेशर तो रहेगा ना। अगर आपने 8 दिन लिखा, आप प्रेशर में तो पढ़ोगे ना कि यार 8 दिन में तो करना था, अगर मैं नहीं करूंगा तो आपको पता है कि भाई फिर हिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, इकोनॉमिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स को आप ज्यादा दिन दोगे, पता चला आपको पता ही नहीं, आप साइंस टेक में 15 दिन दे दिए, पॉलिटी को 4 दिन दे रहे हो, कोई सेंस है इस बात का? अरे जैसे एक दिन अभी एक मैडम फोन की, बोली सर रीजनिंग की किताब बता दीजिए सीसेट के लिए, तो मैंने कहा पहले ये बताइए सीसेट में कट ऑफ कितना होता है, तो कह सर ये तो नहीं पता तो मैंने कहा पहले ये देखिए तब अब आप बताइए ये कितनी, इस बात से आप समझ किस सीरियसनेस आप चीज को समझ रहे हो ना। आपको मेंस का कट ऑफ पता होना चाहिए, आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ पता होना चाहिए कि यार
इस लेवल जैसे हमें ये अटेंड करना है, कम अधिक हो जाएगा। जैसे जब ये 2023 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था ना सिलेक्शन के, हालांकि 5 दिन बाद दिया था, पढ़ाई तो कुछ की नहीं थी, बट फिर भी जब मैंने पेपर 1 देखा था, मतलब मेरे को श्योरिटी हो गई थी कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना टफ पेपर था, मुझे पता है 70 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा। मतलब वो देख के पेपर लिटरली मुझे हंसी आ गई थी कि तुम साल भर भी पढ़ के आओगे प्रीलिम्स, तब भी तुमसे कुछ नहीं बनना, क्योंकि वो पेपर इतना टफ है। और जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बराबर तो कर ही लूंगा, है ना। लेकिन अगर उसी चीज को सोचो, आपको आइडिया ही नहीं है, आप देखोगे डर जाओगे, कितना टफ आ गया इतना भाई। टफ आ गया। पता चला सीसेट देने नहीं गए, जहां 70 कट ऑफ जाना था आप 100 सोच रहे हो, 50 पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप टेंशन में तो होते ही ना दिक्कत। और फिर जब मैंने सीसेट देखा, सीसेट देख के और श्योरिटी हो गई कि अगर मेरा सीसेट क्लियर है तो जीएस में मेरे 50 नंबर भी आएंगे तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। सीसेट क्लियर है तो इतना टफ था ना। लेकिन अगर आप मान लो सीसेट देख के डर गए या जीएस देख के ही डर गए, है ना, कि यार पेपर बहुत ज्यादा टफ है, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है फिर आपका। तो इस चीज को मतलब हर चीज कैलकुलेटेड होना चाहिए। जो मैं बताया ना, गौरव भाई हैं, मतलब अपन क्यों, आप जैसे गौरव भाई ने बोला कि कई लोग कहते हैं आईआईटी का बंदा इसलिए सिलेक्ट हो जाता है। आईआईटी का बंदा क्यों सिलेक्ट होता है यार? हालांकि मतलब पहले तो मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ नहीं था आईआईटी वालों से, बड़ी लीग होती है वो, सिलेक्शन के बाद में मिला कई आईआईटी वालों से, तो उनसे मिलके मुझे समझ में आया कि हाँ, सेमिनार मिलने की यार वो बहुत साइंटिफिक सोचते हैं, थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है, सीरियसनेस होती है, माहौल बहुत वो हर चीज को समझते हैं। उनको प्रीलिम्स का कट ऑफ पता है, उनको मेंस का पता है, उनको पता है कि मैं कितना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ स्टडी में साइंटिफिक होने की वो कर रहे हैं। तब आईआईटी वाले ज्यादातर लोग आप देखोगे सेल्फ स्टडी से निकाल ले रहे हैं, उनको पता है 40 सोर्स नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, कोई कह रहा है कहने दो, इग्नोर। हाँ, हम लोग वो क्या, किसी ने बोल दिया कि यार इस कोचिंग का करंट अफेयर का बुकलेट आया है, ये भी देख लो, बढ़िया आया है, बस बैठ गए। अभी प्रीलिम्स का आप देखोगे ना कि कोचिंग वाले शॉर्ट में मटेरियल भेजने लगेंगे पॉलिटी का, यार कोई मतलब नहीं है। मैंने किया हुआ है सब, कोई मतलब नहीं है। एक स्टैंडर्ड बुक है, उसी को आप पढ़ो, उसी को समझो। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो टेस्ट लगा लो भाई। ऐसे की अभी हाँ बता देंगे, ऐसे की बता देंगे। ये मतलब जो तुमने रोड मैप बनाया है वो उसको थोड़ा और डिटेल्ड कर लेना। बनाया तो रोड मैप लगभग सही है, लेकिन जैसे अभी ये इसमें होना चाहिए कि एनसीईआरटी कितने समय में, कितने टाइम, पॉलिटी प्लस एनसीईआरटी कितने दिन में, विजन मंथली मैगजीन कितने यार दिन एक बात बताओ, जब तुम एंशिएंट कर रहे हो तो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न को एक साथ करो ना, क्योंकि सब लिंक है। हिस्ट्री एग्जैक्टली लाइन से कर लो, हाँ मतलब लाइन से करना, बट हिस्ट्री वगैरह करो ना तो हिस्ट्री एक साथ करो, क्योंकि वो लास्ट में आपको पता चलेगा लिंक होता है एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न का ना आपस में लिंक होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से मतलब आपको समझ में आएगा। और इसको थोड़ा और डिटेल्ड मतलब डे के हिसाब से जो है डिवाइड बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पास कर दीजिए। ऐसे का बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि ऐसे का देखो, ऐसे में ना जो यूपीएससी के ऐसेज आते हैं, एक तो फिलोसफिकल ऐसे में मेरे को भी खुद दिक्कत होती है, और अब वही आजकल बहुत आ रहे हैं, उसमें मेरा खुद का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत ऐसे का एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें ये है कि आपको दोस्तों से आप जितनी ज्यादा चर्चा करोगे ना ऐसे पे, उतना फायदा होने वाला है। क्योंकि हमको लगता है कि हम ऐसे के बारे में सब डायमेंशन सोच ले रहे हैं, बट आप नहीं सोच रहे हो। ऐसे की प्रैक्टिस करनी है तो एक तो सबसे पहले रफ में एक पूरा डायग्राम बनाओ कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब आप क्वेश्चन रेज करो, है ना, कोई सा भी टॉपिक है, मान लो कि जहाज में पानी भर जाने से कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन था। अब जहाज का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकती है, एक नेशन हो सकता है। इंसान के उसमें क्या तात्पर्य है, उसका नेशन के उसमें क्या तात्पर्य है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या उसका तात्पर्य है, मतलब इसके ना वो होते हैं, डायमेंशन होते हैं। वो मैं बल्कि आपको शेयर करूंगा, मैंने एक जगह ना फ्रेमवर्क ही लगा लिया था कि मैं कितने पार्ट में बांट सकता हूँ। आप सोचोगे, हाँ, तो आप अनंत रूप में सोच सकते हो कि बचपन के लिए अलग होता है, बुढ़ापे में व्यक्ति अलग होता है, युवा पीढ़ी अलग होती है, पुरुष के लिए कोई चीज अलग होती है, महिला के लिए कोई चीज अलग होती है, या अदर जो कम्युनिटी होती है उनके लिए वो समस्याएं अलग तरीके से काम करती हैं। ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटल अलग पॉइंट्स हो जाते हैं इसके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अलग हो जाता है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न में अलग चीजें हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है आप उसको पार्ट में बांटिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन रेज करिए कि किसी चीज का मतलब क्या क्या हो सकता है ना, क्वेश्चन रेज करिए और उसी का जो सॉल्यूशन है ना, उसी में आप फ्लो बनाइए, एक रफ पेज में उसी का सॉल्यूशन बनाइए। और एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि फिलोसफिकल एसेज में क्या होता है ना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, उसके लिए आप दोस्तों से डेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि मतलब ये मैंने पिछले साल एक्सरसाइज की थी, काफी हेल्प भी हुई थी, क्योंकि आपका दिमाग कई बार उस लेवल पे उस तरीके से नहीं सोच पाएगा
है ना, हो सकता है कोई और आए वो उसी पे कोई 4 ऐसे एग्जांपल बता दे बड़े इजी, जो आप देख के पता है आपको लगेगा यार ये इतना इजी तो मुझे पता ही था, लेकिन आप पर लिख आप नहीं सोच पा नहीं रहे पा थे। रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो। मुझे एक चीज और बताइए, जीएस का सिलेबस हो गया? हाँ, बना रखिया है, तो तब आपका ये क्वेश्चन लॉजिकल है। जैसे जिसका जीएस का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, जीएस बहुत जरूरी तब है, तक ऐसे जीएस मत बहुत जरूरी है छोड़ो। ऐसे के लिए। मतलब जब मैंने पहला अटेम्प्ट सारा दिया था, कंटेंट वही है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले अटेम्प्ट में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे ऐसे में, क्योंकि उस टाइम पे फिलोसफिकल नहीं पूछता था, क्योंकि जीएस कंप्लीट हो गया था और पूरा जीएस ही यूज होता है यार, फ्लो बनाना होता है बस, जीएस का आंसर फ्लो बनाना होता है। और जैसा सर ने बताया, उस टॉपिक को इस तरह से तोड़ देना होता है कि आपकी लैंग्वेज में वो लिख पाओ बस। सर ने वही करते हैं ना आप, जैसे नहीं ऐसा ये कुछ वाली नहीं चीज़ बनाना, तो- ऐसा कुछ नहीं बनाना होता। देखो आप केवल क्या करते हो, जैसे जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना, खासकर एथिक्स में काफी हेल्प मिलेगी ऐसे के लिए, एथिक्स से काफी, एथिक्स और सोसाइटी, ये 2 चीजें हैं जो आपको ऐसे में बहुत काम करेंगी। तो उसमें जैसे एजुकेशन है, तो यार 2-4 कोट्स लिख लिए, समझ रहे हो, 1-2 डेटा फैक्ट्स लिख दिए, या ईमानदारी होती है, या साहस होता है, साहस के ऊपर अपने देश में कितनी कविताएं यार हिंदी में तो भरी पड़ी है ना, तो वही 4-5 आप लाइन, 4-5 जो कविताएं हैं ना साहस की, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आए हुए हैं, वो पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं पे जैसे क्वेश्चन इस साल भी आया था, तो महिलाओं पे कोई कोट तैयार कर लिया, जरूरी नहीं है वो कोट यूज होगा, है ना, बट जो टॉपिक होते हैं ना अलग से, और ज्यादा तो तैयारी मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं, मतलब जितना मुझे पता है कि कुछ कविताएं होती हैं या दोहे होते हैं, मंत्र होते हैं, हिंदी में तो मंत्र भी बहुत लोगों को पता होते हैं, सर्वे भवन्तु सुक्तियां सुखिनः होती हैं, हर जगह यूज होता है, सर्वे भवन्तु सा सुखिनः विद्या या हर जगह। विमुक्तये। बस ये इस तरीके से आप एक पेज का ना कविताएं मंत्र इनका वो बना लो, इसके साथ अगर फैक्ट्स आपको ऐड करने हैं फैक्ट्स के बना लो, और साथ में कुछ चीजें महापुरुष जो होते हैं ना हमारे लीडर्स, केवल भारत के नहीं बल्कि फॉरेन के भी, उनके नाम जो है वो आप रेडी कर लो, तो वो जो है आपको कंटेंट समाप्त करते हैं सर सेशन, क्योंकि अब जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को भी जाना है और आप लोग का भी लेट हो जाएगा। ठीक है, 6:30 हो गए, आप सभी लोग निकलिए। ठीक है।